उठाया है और इसको भी जरा समझते हैं। और मैं जरा फिर जल्दी से दुर्गेश का रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। दुर्गेश, मुझे ये समझाइए, एक तरफ महिला वोटरों की बड़ी बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर होगी, वहीं ग्रामीण वोटरों का भी बड़ा जिक्र होने लगा कि यार वहां पर अगर इतनी ज्यादा वोटिंग हुई तो इसका मतलब क्या है। अब क्या ऐसा दिख रहा है कि अपनी अपनी पसंदीदा पार्टियां बना ली गई और महिलाओं को का वोट एक मुश्त पड़ा और ग्रामीण वोटरों का वोट जो है एक मुश्त एक तरफ पड़ा और इसीलिए एक कांटे की स्थिति बन गई। बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए, जो हमारा मतदान के दिन आकलन था, ये बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने पार्टी पर वोट दिया है, लेकिन शहरी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो पूरा जो चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव बनकर रह गया। लोगों ने चेहरे पर ज्यादा फोकस किया। जो साथ साथ सांसद मैदान पर बीजेपी ने उतारे और उन सीटों पर उतारे जो सीटें कांग्रेस की मजबूत थी, तो ऐसे में वो जो चेहरे थे, क्योंकि उन चेहरों को लेकर 30 साल से वो सांसद थे, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, या वो बड़े चेहरे थे तो उनका एक असर विधानसभा सीटों पर दिखाई दिया। तो ऐसे में जो शहरी विधानसभा क्षेत्र रही है मध्य प्रदेश की, कभी उन पर चुनाव व्यक्तिगत चेहरे पर बन गया, वो पार्टी पर नहीं रहा, और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाता था वो पार्टी पर चला गया। ये बात महसूस हमने की है और यही वजह है कि ये जो एग्जिट पोल जो हाँ या ना की स्थिति में बना हुआ है, इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन मैं कि 38 हाँ, ठीक है, इसको बताइएगा। और महाकौशल के बारे में पूछना चाह रहा था कि अगर जबलपुर को और महाकौशल को हम समझे उधर, तो क्या स्थिति दिख रही है इस बार? बिल्कुल, देखिए, महाकौशल के 38 विधानसभा क्षेत्रों में ही बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा था। जबलपुर के पश्चिम से राकेश सिंह मैदान पर उतरे थे, प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे वो फग्गन सिंह प्लस थे, उदय राव प्रताप को गढ़वारा सीट से उतारा गया था। ऐसे में ये जो बड़े बड़े चेहरे मैदान पर उतरे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदाता था वो एक अलग मानसिकता के साथ मतदान करने गया। और यही वजह है कि ये जो जिस तरह की स्थिति बन रही, जैसे हम अब मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा था, वो तो वही एकमात्र ऐसे चेहरे हमें नजर आए मध्य प्रदेश में जो अपनी विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करते नजर आए। लेकिन बाकी जो प्रत्याशी, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हुए, चाहे वो उदय राव प्रताप हुए, चाहे वो राकेश सिंह हुए, चाहे वो रीति पाठक हुई, हम सिद्धे की तरफ चले जाए, गणेश सिंह हुए, ये आपको बाकी जगह कहीं और नहीं दिखाई। ये अपनी ही विधानसभा सीटों में फंस कर रह गए। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि वो अपनी सीट जीते और वहां पर कोशिश की गई। मैं रोक रहा हूं दुर्गेश को कि जरा जल्दी से मैं विनोद के पास भी एक बार फिर से चलूंगा। विनोद, देखिए, ग्वालियर चंबल पर बहुत ज्यादा फोकस है, उसकी नजरें भी उस पर बहुत ज्यादा है सबकी, क्योंकि पिछली बार देखिए कांग्रेस को यहां से बढ़त जो मिली थी, बीजेपी को जहां यहां पर डेंट लगा था, उसके बाद अब यह था कि बीजेपी पूरा फोकस कर रही थी। अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे नजर आ रहे हैं, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े ग्वालियर चंबल के हिसाब से क्या गवाही दे रहे हैं? बात करें तो हमें इस पूरे एग्जिट पोल के बीच में एक और बात की चर्चा करना चाहिए, जो चर्चा अभी तक हमने नहीं की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वोटर है जो बिल्कुल साइलेंट रहता है और जो नहीं बताता, और वो वोट है मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का। लगभग 3.5 लाख वोटर है और 3.5 लाख वोटर में से कोई भी शासकीय कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और हम ये मान के चलते हैं कि एक परिवार में तकरीबन 3 से 4 सदस्य भी होते हैं, तो ये 3.5 लाख वोटरों का संख्या बढ़कर लगभग 12 से 15 लाख के करीब हो जाती है। और इन 12 से 15 लाख वोटरों को अगर हम 230 सीटों में डिवाइड करते हैं तो लगभग 5,000 से लेकर 7,000 वोट हर विधानसभा में होता है, जिसका मिजाज अभी पता नहीं है कि वो क्यों नहीं बोला है। अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि भाई हमको कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम देकर हमने कर्मचारियों का वोट लिया है, तो ज्यादातर ये मान रहे हैं, एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कर्मचारियों का वोट अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो 5 से 7,000 वोट का उसको हर विधानसभा में फायदा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 230 सीटों में से तकरीबन 15-20 सीटें ऐसी होती ही हैं जहां कड़ा मुकाबला होता है, जो 2 से 5,000 के बीच में जिसका निर्णय होता है। तो ये काफी फैक्टर एक ऐसा है जो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, जिसका इंतजार हमें परिणामों तक करना होगा। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल की बात है, तो अभी तक जो एग्जिट पोल में जितने भी आकलन हमारे सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 और कांग्रेस को 16 सीटें लगभग मिलती दिख रही हैं। लेकिन इस बीच में हम बात करें जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, वो 6 सीटें हैं। 2 सीटें भिंड की, 2 सीटें ग्वालियर की, 1 मुरैना और 1 दतिया की। ये सीटें अगर 6 सीटों में से 3-3 भी चली जाती हैं
तो भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी पार्टी हो रही है, लेकिन कांग्रेस से कम सीटें उसकी आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस का थोड़ा सा नुकसान होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी इस अंचल में, और अब कांग्रेस लगभग 16 सीटों तक मिलता दिख रहा है। अगर 3 सीटें कड़े मुकाबले वाली भी जीत जाती है तो कांग्रेस 119 तक पहुंच जाएगी, जो ज्यादा कम भी नहीं है और 27 से ज्यादा भी नहीं है। तो जो मिजाज है लोगों का वो कहीं ना कहीं देखिए अभी साइलेंट वोटर पर टिका हुआ है। ये एग्जिट पोल हम लोगों के देखिए लोगों से बातचीत के जरिए, एक आकलन के जरिए, समीकरणों का जोड़ गुणा भाग करके हम लोग निकालते हैं, और सही फैसला जब 3 तारीख को आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर विधानसभा का देखिए। और आपने जो साइलेंट वोटर का जिक्र कर दिया है विनोद, वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और यहां पर देखिए जब 121 वोटों से जीत हार का फैसला हो जाता है तो 4 से 5 हजार वोट अगर किसी को मिल जाए तो क्या स्थिति हो सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि 3 तारीख का इंतजार करने के लिए आपने कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया कि अभी आप थोड़ा सा रुकिए और फाइनल कम से कम अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचे। लेकिन जरा जल्दी से हम छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। अंकुश बने हुए। अंकुश, देखिए आपने सरगुजा और बस्तर की बात तो कर ली, लेकिन अंबिकापुर, रायपुर या दुर्ग संभाग की बात कर लें तो यहां पर क्या स्थिति बनती दिख रही है? कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान कहां और सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा किस मुद्दे पर हुआ, यह भी बताइए आपके हिसाब से। दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो पूरा का पूरा सरगुजा संभाग कांग्रेस के कब्जे में था। ये 2018 के नतीजे थे। बस्तर की बात करें तो बस्तर का पूरा संभाग कांग्रेस के कब्जे में था। ये 2018 के नतीजे थे। रायपुर संभाग में अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी, और इस बार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी इन संभागों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है अंबिकापुर, वहां से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं। पिछली बार एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी लहर चली थी कांग्रेस की। उस लहर का सीधा फायदा ये देखा जा सकता है कि इतना ऐसा बहुमत छत्तीसगढ़ में कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला था जो कांग्रेस को मिला था। 68 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। 2-3 महत्वपूर्ण बातें ये हो जाती है कि सरगुजा संभाग के जो महाराजा परिवार से हैं टीएस सिंहदेव, और राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वो बीजेपी के शासन में। तो सरगुजा संभाग की जनता ने जो वोट किया था वो इसलिए किया था कि सरगुजा के महाराज इस बार सीएम बनेंगे। सीएम बनने के नाम पर उनको 14 की 14 विधानसभा सीटें जनता ने उनको झोली में रख दी थी। लेकिन 2018 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बननी थी वो सरगुजा क्षेत्र की जनता के मन मुताबिक नहीं बन पाई, क्योंकि सीएम बनाने की खातिर उन्होंने वोट दिया था, लेकिन टीएस सिंहदेव सीएम नहीं बन पाए। उसके बाद 2.5 साल की चर्चा आ गई। 2.5 साल की चर्चा काफी जोरों पर थी। उसके बाद जैसे तैसे करके चुनाव ठीक पहले। अब समय थोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी मुझे एकदम रोकना